आप सभी का जीएस बेला में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जो पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी में, तो आज उसका हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है। और वो हमारा थर्ड चैप्टर कौन सा है? पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं एनसीईआरटी क्लास 6 में, उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए आपके एनसीईआरटी में जो लिखी हुई हैं, वो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं दो प्रकार की। कौन सी? एक तो होती है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। आपको ध्यान रखना है, एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। तो इसके बारे में हमको जानने की बहुत ज़्यादा जरूरी है कि घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है। तो घूर्णन गति समझते हैं। तो घूर्णन गति का अर्थ ये होता है कि अपने ही किसी अक्ष के चारों तरफ घूर्णन करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और यह जो गति होती है, इसको हम लोग घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है परिक्रमण गति की। तो परिक्रमण गति क्या होती है? तो इसके जस्ट अपोजिट देखा जाए तो ये एक अपने अक्ष पे घूमती है। और परिक्रमण गति क्या होती है? वो सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर अपनी एक नियत कक्षा में, ठीक है, उसका सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण गति। ठीक, तो सिंपल सा हो गया कि अपनी अक्ष पे घूमना घूर्णन और किसी दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण गति कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ यहाँ पे अर्थ के विषय में। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाई गई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी एक अर्थ की तरह कह सकते हैं ग्लोब बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारी जो बीच में है, ये आपको रेखा दिख रही होगी, ये क्या है? हमारी अक्ष है, अक्ष, काल्पनिक अक्ष। इसके चारों तरफ जो है वो है जो हमारा ग्लोब घूम सकता है। हम ग्लोब की तुलना किससे करते हैं? पृथ्वी से करते हैं। तो इसके चारों तरफ जो है ये घूम सकता है। तो ये आपकी हो गई अक्ष, जो कि काल्पनिक होती है। ठीक, इसको एज्यूम किया जाता है, लेकिन ये होती नहीं है। हम सिर्फ मानते हैं कि ये अक्ष है, उसके चारों तरफ पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है। उसके साथ ही इसके जो दो पोल हो जाएंगे, तो एक पोल हो गया उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और एक पोल हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो इसके दो पोल हो गए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि जो पृथ्वी कच्छी तल है, ये आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है, इसको बोलेंगे पृथ्वी का कच्छी तल। ठीक है, और इस पे जो है लंब पड़ा हुआ है, सीधा एकदम स्ट्रेट जाओ, लोग देखिए, ये जो है इस पे एक लंब पड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पृथ्वी के कच्छी तल पर लंब। इसमें दो चीज़ें हमको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहली ये है कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और हमारी जो अक्ष, तो वो क्या है? जो हमारे जो पृथ्वी का कच्छी तल है, इससे कितना एंगल बनाती है? तो इससे एंगल बनाती है कितना? 66.5 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री। और जो ये लंब है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो ये लंब डाला गया है, इससे जो पृथ्वी है वो कितना? 23.5 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। और इसी को हम बोलते हैं कि जो हमारी पृथ्वी कितना झुकी हुई है, तो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है तो हमारी पृथ्वी कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री या 23.5 अंश जो है हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। तो इस तरीके से ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कच्छी समतल के बारे में। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो पृथ्वी का अक्ष जो है क्या है? काल्पनिक रेखा। जैसा हमने अभी आपको बताया, जो पृथ्वी का अक्ष होता है काल्पनिक रेखा होता है, जिसको एज्यूम किया जाता है, लेकिन ये होता नहीं है। जो इससे कच्छी तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? कच्छी तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और यही समतल जो होता है, जो कच्छ के तरफ बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कच्छी समतल बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब बात आती है प्रदीप्त वृत्त की। प्रदीप्त वृत्त हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी को दो भागों में विभक्त करे, या कह सकते हैं जो दिन और रात, किसमें? दिन और रात में पृथ्वी को विभाजित कर दे, उसी को हम लोग प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका एक ग्लोब बना हुआ है, और ये बीच में अक्ष पड़ी हुई है, और ये यहाँ पे एक सन बना हुआ है। ठीक, सन का लाइट जो है, जो इस पर पड़ रहा है, तो हमको पता होगा कि जो लाइट सन की पड़ रही है वो कितना पड़ेगी? वो एक ही भाग पे पड़ेगी। मतलब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये वाला, ठीक, तो इस पे ही सन की लाइट पड़ेगी। और जो पीछे वाला इसका हिस्सा होएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो
उस पर लाइट सूर्य की नहीं पड़ेगी, वहाँ पे रात रहेगी। तो सूर्य के सामने वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वहाँ पे दिन होता है। और जो सूर्य के जो पीछे वाला, कहते हैं जो पृथ्वी के जो पीछे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रात। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दिन और रात समझ सकते हैं। और दिन रात को विभाजित करने का जो तरीका है वो क्या है, प्रदीप्त वृत्त है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। आपको पता होगा जो हमारा पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करता है। इसके साथ ही पृथ्वी का आकार किसके समान है, गोले के समान है। इसलिए एक समय पर पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जाहिर सी बात है, आप एक बॉल लीजिए और एक तरफ उसके टॉर्च रखिए, आप लोग देखेंगे जो सामने वाला आधा पार्ट है उस पर टॉर्च का लाइट पड़ेगा, और जो बॉल का पीछे वाला पार्ट है उस पर जो टॉर्च का लाइट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, जो सूर्य के सामने वाला हिस्सा होगा पृथ्वी का, उस पर तो लाइट पड़ेगी, और जो पृथ्वी का पीछे वाला हिस्सा पड़ जाएगा वहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग प्रदीप्त वृत्त की हमने आपको डिस्कस करके अभी बताया कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, ठीक, उसको हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त वो ही है जो उसको ड्रॉ करते हैं, तो एक तरफ उसके दिन होगा, एक तरफ रात होगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है, लगभग 24 घंटे। ठीक है, अपने अक्ष पे घूर्णन करने में कितना चक्कर लगाती है, समय 24 घंटे समय लगाती है। और बात कर रहा है कि पृथ्वी घूर्णन अगर ना करे तो क्या होगा। तो आपको जाहिर सी बात है, आपको हमने समझा दिया कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन करेगी तो अपने स्थान पे स्थिर रहेगी, और जब स्थिर रहेगी तो जहाँ पे दिन है तो वहाँ पे दिन बना रहेगा, और जहाँ पे रात है तो वहाँ पे रात ही बनी रहेगी। ठीक है, अगर घूर्णन नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो जहाँ पे दिन है वहाँ पे दिन, और जहाँ पे रात है वहाँ पे रात हमेशा के लिए बना रहेगा। ठीक है, दिन रात में परिवर्तन नहीं होगा। अगला परिक्रमण गति आपको हमने समझा दिया है, परिक्रमण क्या होती है। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। और पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो कितना है, 365 से 1/4, या कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे। कितना, 6 घंटे, पॉइंट 6 लगा के बात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको ये समझनी है कि 365 से 1/4 तो हमने बात कर दी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 6 दिन है, जो ये एक्स्ट्रा 6 दिन है, यही 4 वर्षों में क्या होगा, 4 वर्षों में 6 चौक 24, मतलब 24 घंटे कह सकते हैं, एक दिन बना लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि 4 वर्ष के बाद क्या आता है, लीप वर्ष आ जाता है। क्योंकि ये 4 जो मिलता है, 4 बार मिलके क्या बना लेते हैं, 24 बना लेते हैं, और यही आगे चल के क्या पूरा एक दिन बना लेता है। और जो है लीप ईयर्स में जो हमारा कितना समय होता है, 366 दिन। ठीक है, ये परिक्रमण काल हो जाता है। आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे मेरी बात को। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे कुछ और बातें करेंगे, महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बीच में एक सन दिया हुआ है, ये पृथ्वी की एक गति दिखाई गई है। ठीक है, जो किधर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो गति हो रही है पृथ्वी की, और इसके बारे में कुछ डिस्कस किया गया हुआ है। बाकी आपको यहाँ पे पता ही होगा, ये एक अक्ष यहाँ पे है, और ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा है। ठीक, इस सब चीज़ों हम पहले अक्षांश और देशांतर चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नहीं आप लोग वीडियो देखा हो तो आप देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम पहली स्थिति पे बात करेंगे। कहाँ पे बात करेंगे, 21 जून। 21 जून को क्या होता है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 21 जून को क्या हो रहा है, जो ये हमारे ग्लोब का जो नॉर्थ रीजन है, जो है नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव है, वो किधर झुका हुआ है, इस सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव किधर झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। इसका अर्थ ये हो गया कि सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत किस पे पड़ेंगी, वो पड़ेंगी कर्क रेखा पे। कहाँ पे पड़ेंगी, आपकी ये कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेंगी। और कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि इस जो उत्तरी गोलार्ध होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गर्मी होगी, उस क्षेत्र को ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगी। जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उस क्षेत्र को ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, आपको पता है। तो इसलिए यहाँ पे कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है, तो इसलिए क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और उसके विपरीत बात करें शीत ऋतु किस में होगी, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं उत्तरी अयनांत। उत्तरी अयनांत इसको बोल देते हैं। और इसी में हम लोग अगर बात करें, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ठीक है, यहाँ पे दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी।
अब हम बात करते हैं 22 दिसंबर का। तो 22 दिसंबर में उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो दक्षिणी ध्रुव हमारा है, ये आप लोग देखिए, ये दक्षिणी ध्रुव है, वो क्या होगा, सूर्य की तरफ झुक जाएगा। ठीक है। अब जब ये दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुकेगा तो सीधी बात है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो किस पे, मकर रेखा पे लंबवत पड़ेंगी। ठीक है। और मकर रेखा पे लंबवत पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। और इस स्थिति को हम बोल देंगे दक्षिणी अयनांत। ठीक है। तो आप लोग, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। अब एक चीज़ आती है विषुव। विषुव की हम लोग बात कर लेते हैं। विषुव क्या होता है? तो विषुव होता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। ये ऐसी स्थिति होती है कि इन दोनों स्थिति में जो विषुवत रेखा होती है उस पर जो सूर्य होता है वो लंबवत चमकता है। ठीक है। और उसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पे दिन रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम बात करें 21 मार्च वाले को, तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। और ऐसे ही आपका जो इधर जो नॉर्थ और साउथ आपका दे रखा है। ठीक है। तो इधर 23 दिसंबर को क्या होगा, 23 सितंबर को क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। तो इस तरीके से ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी, आपको आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए हम लोग कुछ अलग अलग इन पे बातें करेंगे। तो 21 जून की स्थिति पे चलिए हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो 21 जून को क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा अक्ष दी है और इस पे क्या होगा कि जो सूर्य पे जो किरणें आ रही हैं वो कहाँ पे पड़ेंगी, उत्तरी ध्रुव पे पड़ेंगी, अर्थात कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। तो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। ठीक है। और यह अवस्था उत्तरी अयनांत कहलाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं, आपको पता ही है, जब उत्तरी ध्रुव झुका हुआ है सूर्य की तरफ तो कर्क रेखा पे लंबवत किरणें पड़ेंगी। और इस क्षेत्र में क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा। यहाँ पे होगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और रातें जो होंगी वो सबसे छोटी होंगी। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं 22 दिसंबर की स्थिति में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसके विपरीत ही हो जाता है। अब क्या होगा, सूर्य की तरफ क्या होगा, ये साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुक जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, मकर रेखा पे क्या होगा, जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। ठीक, किस पे पड़ेंगी, मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। ठीक है। और इसके चलते क्या होगा, जब मकर रेखा पे पड़ेंगी तो जो दक्षिणी गोलार्ध हमारा है उसमें क्या हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी। ठीक है। सूर्य किरणें किस पे, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस केस में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी। ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट, अगर यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु हो रही तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होंगे, लंबे हो जाएंगे और रातें क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा। जिस ध्रुव पोल पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, 6 महीने का दिन होता है। ठीक है। और इसे दक्षिणी अयांत कहते हैं। इस तरीके से ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा बात विषुव के बारे में कर लेंगे। विषुव कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को हम क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। और इस केस में विषुवत वृत्त पे क्या होता है, जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अर्थात दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपसे क्वेश्चन करे कि दिन और रात बराबर कहाँ पे होते हैं, तो विषुवत रेखा पे, और इसे ही क्या बोलते हैं, विषुव बोल देते हैं। ठीक। इस केस में क्या आप चीज़ बनेगी, यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये 21 मार्च की स्थिति है और ये 23 सितंबर की है। इन दोनों केस में आप लोग देख सकते हैं, जो हमारी ये विषुवत रेखा है इस पे क्या है, सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं। और इस पे भी क्या है, विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। ठीक है। और जब दोनों पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ पे दिन रात बराबर होंगे और इस स्थिति को विषुव कहेंगे। ठीक है। अब कुछ बात करते हैं दिन रात क्यों होते हैं। तो दिन रात क्यों होते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। आपसे पूछे दिन रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन गति के कारण जो होते हैं दिन रात होते हैं। ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, तो सूर्य के सापेक्ष, देखा सूर्य के सापेक्ष जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, या कैसे परिक्रमण गति जो पृथ्वी की होती है, तो उसके चलते क्या होता है, जो ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी जस्ट पीछे फिगर में ये चीज़ को आपको समझाया है।
ठीक। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था पृथ्वी की गतियाँ, ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने आपको सब कुछ समझा दिया है। इसके अलावा शायद ही कुछ उसमें पढ़ना हो, लेकिन लगभग हमने सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम की दृष्टि से वो हमने कवर करा दी हैं। और आपको बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग NCERT की बुक नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने समस्त चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करके आपके सामने रख दी हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जल्द मिलेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, हो सके तो अपने नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स को हमारा जो ये चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, ये शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। और अभी आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिलता रहेगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।